नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश। जिस चुनावी चंदे को माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक कहा, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने उसे मुद्दे बनाने की कोशिश की, उसी को लेकर आज देश की सत्ताधारी पार्टी और उनके कोषाध्यक्ष यानी कि यूँ कहिए आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर केस दर्ज करने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया। कर्नाटक के MP MLA कोर्ट ने देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और तत्कालीन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विजयन के खिलाफ चुनावी चंदा में जबरन वसूली को लेकर FIR लिखने के निर्देश दिए। इस मामले में देश की जांच एजेंसी ED को भी अभियुक्त बनाया गया है। जन अधिकार परिषद के शिकायत पर माननीय न्यायालय ने ये निर्देश दिए। आरोप है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सत्ताधारी पार्टी ने 2019 से लेकर 2022 तक ED की हनक दिखाकर जबरन वसूली की। इसमें 2 कंपनियों का खासकर नाम लिया गया है। अरबिंदो फार्मा एक प्रतिष्ठित कंपनी है। आरोप है कि उस पर ED की कार्रवाई करके पहले उनके मालिकों को पकड़ा गया। बाद में जब उन्होंने 49 करोड़ का चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया, तब वो छूट कर आए। और इसी प्रकार अनिल अग्रवाल से 230 करोड़ रुपए की वसूली की गई। निश्चित तौर पर ऐसे ही आरोप देश के विपक्षी दल लोकसभा चुनाव के दौरान लगाते थे और ये स्पष्ट भी हुआ था कि जिन जिन उद्योग घरानों पर जैसे कि शराब माफिया और दिल्ली शराब कांड के मुख्य आरोपी शरद रेड्डी पर ED की कार्रवाई हुई। बाद में उनको जमानत पर छोड़ा गया। कैसे छोड़ा गया इस बारे में विस्तृत बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 60 करोड़ रुपए जब उन्होंने चुनावी चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया और जिसको कि दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते JP नड्डा ने निकाल लिया, तभी भी इस प्रश्न को विपक्षी दल मजबूती से उठा रहे थे। लेकिन चूंकि पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 303 सांसदों का उनको समर्थन था। उस समय वो न सिर्फ बहुत ताकतवर श्रेणी में थे, बल्कि यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को भी वो अध्यादेश के जरिए बदल दिया करते थे। लिहाजा उस समय उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उनकी टैली संख्या घटी, निश्चित तौर पर आप देखिए कई निर्णय ऐसे आए हैं जो कि न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वर्ग सत्ताधारी
पार्टी को भी झटका देने वाले हैं और ये जो नया मामला है निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। और अभी चुनाव के दौरान हरियाणा में 5 अक्टूबर को चुनाव होना है और इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी संभवतः चुनाव होंगे। अगर चुनाव आयोग चाहे तो दिल्ली में भी आम चुनाव करा सकता है। इन सभी जगहों पर ये मुख्य मुद्दा बनेगा। निश्चित तौर पर इस बारे में कितनी सच्चाई है ये देखने की बात है, लेकिन प्रथम दृष्टया जब ईडी की कार्रवाई को देखते हैं, जिन लोगों पर ईडी की कार्रवाई हुई, जैसे ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदा दिया उन्हें जमानत मिल गई और उनके खिलाफ चल रहे मुकदमे को भी क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं मिली। तो निश्चित तौर पर जन अधिकार परिषद ने जो आरोप लगाए हैं निश्चित तौर पर उसकी जांच होना ही चाहिए। और अगर ये जांच माननीय न्यायालय की निगरानी में हो तो और भी अच्छा रहे। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी लोकसभा चुनाव के पहले चुनावी चंदे को असंवैधानिक करार दिया था। निश्चित तौर पर वो असंवैधानिक काम अगर केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सत्ताधारी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कर रहे थे तो निश्चित तौर पर ये सत्ता की हनक ही मानी जानी चाहिए। अब चूंकि मामला अदालत ने न्यायालय ने चूंकि वित्त मंत्री के खिलाफ और इन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए हैं तो निश्चित तौर पर मुकदमा दर्ज होगा, जांच आगे बढ़ेगी और कुछ निष्कर्ष निकल के आएगा। हालांकि ये चुनावी चंदे के मामला पहले से ही विपक्ष के लिए एक रामबाण साबित हुआ है, ब्रह्मास्त्र साबित हुआ है। और देखना यह है कि विपक्ष इस मामले को हरियाणा चुनाव या जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने वाले, जहां की अंतिम चरण संभवतः वहां होने वाला है, उसमें किस प्रकार लाभ लिया जा सकता है। हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में वैसे ही सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब है। सत्ताधारी दल खुद को जिताने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस को हराने और कांग्रेस को के बजाय निर्दलियों या अन्य गठबंधनों को जिताने के लिए काम कर रहा है। जैसा कि हरियाणा में देखा जा रहा है किस प्रकार उन्होंने सिरसा से अपने अधिकृत उम्मीदवार को निर्दलीय उम्मीदवार गोपाल कांडा के समर्थन में वापस ले लिया। कभी कांडा के यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लग जाता है और कभी वो झंडा उतर जाता है। देखना यह है कि जो मामला निकल कर आया है उसमें अब क्या स्थिति बनती है और विपक्ष इस मसले का किस प्रकार फायदा उठाता है राजनीतिक रूप से, सत्ताधारी दल को घेरने के उद्देश्य से। अब निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो खुद को ये अन्य दलों से अलग बताती थी, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ये आरोप विपक्षी दलों पर लगाते थे कि उन्होंने
बहुत ही विपक्षी दलों ने भ्रष्टाचार किया है, जबकि उनके दल पर कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं है। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की योजना को देश की सबसे बड़ी अदालत ने असंवैधानिक ठहराया और अब कर्नाटक में उनके ही वित्त मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जब मुकदमा दर्ज करने का आदेश हो चुका है, तो निश्चित तौर पर ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म करने की बात है। अगर ये बात साबित हो जाती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के दुर्दिन शुरू हो सकते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।